हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आज हमें जानना है राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया है कि नेशनल इनकम क्या है, इसकी परिभाषा बताई थी और मैंने ये बताया था कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी और आज कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और आगे भी पूछे जाएंगे। इस वजह से जो मेरा पहला वीडियो था उसमें कॉन्सेप्ट था और आज हमें जानना है कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, क्योंकि एक राष्ट्रीय आय अर्थात एक देश की आय की हम बात कर रहे हैं ना, देश की आय की गणना कैसे की जाती है। तो सोचिए हमारे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, 1.3 अरब के आसपास जनसंख्या हमारे वहाँ है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे इतनी बड़ी जनसंख्या में नेशनल इनकम को। क्योंकि अगर सपोज डैट अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं केवल आपके पापा हैं जो जॉब करते हैं और उनकी आय है 100 रुपीज़, उनकी इनकम है 100 रुपीज़, तो आप क्या कहोगे कि हमारी जो फैमिली इनकम है वो कितनी है, 100 रुपीज़ है। बट अगर आपसे कोई ये कहे चलो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में आपके चाचा भी हैं, वो भी जॉब करते हैं, ठीक है, तो फिर को आपसे पूछा जाए कि फैमिली इनकम कितनी है तो आप क्या बताओगे, पापा का 100 और आपके चाचा का 100, यानी 200 रुपीज़ आपकी फैमिली इनकम है। ठीक है, अब बहुत आसानी से बता दिए। फिर आपसे पूछा जाए कि आपके जो पड़ोसी हैं, अगर इस सबका आपका और आपके पड़ोसियों का मिला लिया जाए तो इनकम कितना होगा, तो आप वहाँ पे भी उनके घर जाओगे, आसानी से पूछोगे, वे लोग बता देंगे और आप पता कर लोगे और आप बता दोगे। फिर आपसे कोई पूछे कि ठीक है आप जिस कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी का, या फिर जहाँ गांव से तो जिस गांव में रहते हो वहाँ का बताओ क्या होगा नेशनल, सॉरी वहाँ का क्या होगा इनकम उस विलेज की पूरी, तब वहाँ पर भी तो बता सकते हो अगर आपके विलेज में 9 से 10 घर हैं तो। लेकिन जब आपसे पूरे जब देश की आगे गणना करनी होगी तो आप ऐसे तो क्या आप अपने घर सबके घर जा जाकर पूछोगे आप, क्या कभी ऐसा कोई आया है जिसने बोला कि हम नेशनल इनकम की गणना कर रहे हैं इसलिए आप अपने घर की इनकम बताइए कितनी है, आज तो कोई नहीं आया ना। तो फिर इसकी गणना हम कैसे करते हैं, आइए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। तो इसकी गणना करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो कि है आपका जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। इसी के थ्रू हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो आइए हम आज जानते हैं पहले जीडीपी के बारे में, हम देखते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी होता है, इसका फुल फॉर्म है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उत्पादन की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, और भी कैसी, डोमेस्टिक अर्थात घरेलू प्रोडक्शन की बात हो रही है, अर्थात जो एक घर के अंदर जो उत्पादन हो रहा है वो, राइट। तो यहाँ पे जब हो रहे थे यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम देखते हैं कि ये हमारा, मान ली कि ये हमारा इंडिया हुआ, जो हमने गोला सर्कल बनाया, हमने मैप नहीं लिया, हमने इंडिया कर लिया, ठीक है, ये आपका इंडिया हुआ। अर्थात इंडिया एक देश के सीमा के भीतर जो भी समस्त उत्पादन होता है, ठीक है, अब यहाँ पे सीमा के भीतर जो भी उत्पादन होगा उन्हीं को हम क्या कहते हैं, घरेलू उत्पादन कहते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये निर्भर नहीं करता है कि उत्पादन कौन कर रहा है, इस पे डिपेंड ये करता है कि उत्पादन हो कहाँ पे रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि उत्पादन हो कहाँ पे रहा है, इसी को हम देखते हैं। उत्पादन कौन कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर किसी दूसरे देश की कंपनी अगर आपके देश में आकर के उत्पादन कर रही है तो उत्पादन तो आपके देश के अंदर हो रहा है ना, तो उसको जीडीपी में ऐड करेंगे। तो इसका हम एक डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम, कि किसी भी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का जीडीपी कहते हैं। देखिए कितना सिंपल परिभाषा है। अर्थात किसी भी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, मैंने बोला वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, सभी देश का अपना एक वित्तीय वर्ष होता है जिसमें कि सारे जो भी आपके राष्ट्र की जो भी आय के बाद में होती है उसकी गणना की जाती है। जैसे कि इंडिया की जो वित्तीय वर्ष है वो है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर ऑफ योर कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी, राइट।
अब ये देखते हैं कि जीडीपी में क्या ऐड किया जाएगा, क्या नहीं ऐड किया जाता है। तो मैंने अभी क्या बोला कि ये डिपेंड नहीं करता है कि उत्पादन कर कौन रहा है, उत्पादन हो कहाँ पे रहा है, ये सबसे ज़रूरी है। अर्थात अगर किसी दूसरे देश की कंपनी और आपके देश में उत्पादन कर रही है तो उसकी आय को हम जीडीपी में ऐड करेंगे, क्योंकि उत्पादन आपके सीमा के अंदर हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके देश की कोई कंपनी बाहर जाकर उत्पादन कर रही है तो हम उसको कभी भी ऐड नहीं करते हैं। ओके, जैसे अगर अंबानी ने कोई कंपनी अमेरिका में स्टैब्लिश अपनी की है, वहाँ पे उसका उत्पादन हो रहा है, तो उसको हम जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। तो इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, हम इसके आगे बात करेंगे। अब जीडीपी हम निकालते कैसे हैं? जीडीपी और सकल घरेलू उत्पादन इक्वल टू उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस खर्च निर्यात माइनस आयात। ठीक है। अब यहाँ पे निर्यात और आयात क्या होता है? निर्यात होता है कि अगर आप अपने देश से दूसरे देश में अपने देश की वस्तुओं को आप वहाँ पे भेज रहे हैं, दूसरे देश में बेच रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। अगर दूसरे देश से अपने देश में मंगा रहे हैं उसे हम आयात कहते हैं। ठीक है। तो निर्यात से हमेशा आयात को घटा दिया जाता है, जो भी होता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं सकल उपभोग और जो इन्वेस्ट होता है वो और खर्च में। ठीक है। अर्थात हम क्या से जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, क्योंकि यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या है निकालने का, इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है निकालना। एक चीज़ और, जो हस्तांतरित आय होता है या व्यय होता है उससे हम कभी भी जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बारे में आपने कभी कोई सेवा नहीं, कोई सर्विस नहीं दिया होता है। अब हस्तांतरित व्यय क्या होता है, आय क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम जाते हैं कहीं पे भी या फिर हम मानते हैं जो आपको पेंशन मिलता है, जैसे आपने कोई जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब आपने किया, फिर बाद में आपको जो भी आप जब रिटायर होते हैं तो पेंशन मिलता है। जब पेंशन जो मिलता है उसको कभी भी जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, आप जाते हैं कहीं पे भी, जैसे अपने नाना के वहाँ गए, ननिहाल में गए या बुआ के वहाँ गए, जहाँ पे भी जाते हैं, जब वहाँ से आप आने लगते हैं तो बुआ या फिर नाना के वहाँ से कुछ आपको पैसे मिलते हैं जो गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। तो जो भी गिफ्ट के रूप में जो आपको मिलता है, कभी भी उसको नेशनल इनकम में हम ऐड नहीं करते, क्योंकि आप उसको गिफ्ट मिला है, आप उसके बदले में कोई सेवा नहीं दिया है। लेकिन हाँ, अब क्वेश्चन एक और आता है, कई बार मेरे से कुछ लड़कों ने पूछा कि सर क्या ब्रोकर को हम जोड़ेंगे इसमें? हाँ, तो उसकी आय को ऐड किया जाता है, क्योंकि उसने उसके बदले में सेवा दिया होता है, तब उसको आप देते हैं, तो उसकी आय को हमेशा नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। अब जीडीपी को जोड़ने के लिए, ठीक है, जीडीपी को 3 तरह से ज्ञात किया जाता है। जो पहला होता है वो क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अर्थात बाजार दर पे जीडीपी की गणना, इसी को हम कहते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइस, और इसी को हम नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। अब इसको हम नॉमिनल जीडीपी क्यों कहते हैं, इसके बारे में आइए हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जब जीडीपी गणना बाजार मूल्य पे की जाती है तो उसी को हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। लेकिन इससे कुछ आगे इसके अगर हम बात करते हैं तो इससे आपको नॉमिनल जीडीपी क्यों कहते हैं, क्योंकि उतना ये हमें जो भी होता है इतना अच्छा हमें इसका नहीं मिलता रिपोर्ट, क्योंकि जो जीडीपी होता है यहाँ पे जब मार्केट प्राइस पे करते हैं तो उस पर कई चीज़ों का उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे किसका? मुद्रा संकुचन का पड़ता है, मुद्रास्फीति का पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर का पड़ता है, इन सब चीज़ों का इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि आपके वहाँ जो शुगर इस समय हो रहा है, 5 kg चीनी का उत्पादन हो रहा है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, और 1 kg चीनी का प्राइस है 20 रुपीज़, राइट। अब हम आपसे कहें कि तो 5 kg कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि 3-4 सालों बाद क्या होता है, आपका जो वहाँ प्रोडक्शन है अभी भी 5 kg ही है शुगर का, लेकिन जो इसकी प्राइस है, जो इसकी कीमत है वो बढ़ करके 25 हो गई। तो क्या हो जाएगा आपका? 125 रुपीज़ टोटल इनकम जो हमें दिखाई देगा। हमने कहा पहले 100 था, अब 125 हो गया, यानी 25 रुपीज़ तो बढ़ गया ना, अर्थात 25%। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? 25% तो बढ़ गया, अर्थात क्या हुआ? जीडीपी तो पहले से बढ़ा हुआ है ना। लेकिन क्या यहाँ पे हम तो जीडीपी में किसकी बात करते हैं? प्रोडक्शन की। क्या प्रोडक्शन आपका बढ़ा है? नहीं बढ़ा है ना। तो इसीलिए हम इसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका दिखाता है कि आपकी इनकम बढ़ गया है, लेकिन वैसे प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। यहाँ किसकी? ये महंगाई बढ़ने की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, आपके यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो यहाँ पे क्या जीडीपी जो है ग्रोथ कर गई है, बट ऐसा है नहीं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब सेकेंड नंबर देखते हैं क्या होता है,
जीडीपी एट बेस प्राइस, इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस, इसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। जीडीपी एट बेस प्राइस मतलब कि आधार दर पे जीडीपी की गणना करना। अब आधार दर पे क्या होता है, अर्थात हम किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लेते हैं और उसी के आधार पे जीडीपी की गणना करते हैं। जैसे हम इंडिया में क्या है 2011-12 को आधार वर्ष मान लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि 2011-12 में जो वस्तुओं की कीमतें थी उसी कीमत पे हम आज भी गणना करते हैं जीडीपी की। तो इससे फ़ायदा ये होता है, जैसे हम देखते हैं क्या कि अगर उस टाइम चीनी की जो प्रोडक्शन थी 5 kg थी और 20 रुपीज़ उसकी कीमत थी, तो कितना हो गया 100 रुपीज़ हो गया 2011-12 में। अब आज भी क्या होगा, आज भी चीनी की कीमत हम 20 रुपीज़ ही मानेंगे, लेकिन अगर चीनी का जो प्रोडक्शन है, जिसका उत्पादन है, ये बढ़ करके 7 kg हो गया है, तब क्या हुआ, अब आपका टोटल जीडीपी क्या हो गया 140 हो गया टोटल जीडीपी। और इसके क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं कि जीडीपी में जो बढ़ोतरी हुई है ये रियल हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन पहले से बढ़ा है, उत्पादन 5 से 7 किलो हो गया है, 5 to 7 होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ा है ना, इस वजह से हम रियल जीडीपी कहते हैं। जो थर्ड होता है वो होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात लागत साधन पे जीडीपी की गणना। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं बाजार मूल्य पे नहीं तय की जाती है और ना ही बेस प्राइस पे किया जाता है, उसका जो कॉस्ट प्राइस आता है, इसको यानी कि उसको बनाने में जो खर्च आता है, उसी पे जब हम उसी की गणना कर लेते हैं तो फिर वो होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है आपका, जब हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके सब्सिडी को ऐड कर देते हैं और इसी को हम कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस क्यों करते हैं, सब्सिडी को ऐड क्यों करते हैं, अब आइए देखते हैं। जब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जब किसी भी जो वस्तुएं जब मार्केट में आती हैं तो अपने लागत मूल्य पे तो नहीं आती है ना, आपको पता है कि उसमें कई सारे टैक्सेस ऐड हो जाते हैं वहाँ से निकलती है, तो जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वो जब टैक्स ऐड हो जाती है, तो जैसे सपोज डेट आपने पेन खरीदा और पेन का मूल्य है 8 रुपये, ठीक है, सॉरी जो लागत आया 8 रुपये आया। आप यहाँ पे जब मार्केट में आए तो इस पर 2 रुपये क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स लग गया और आपको मिल रहा है कितने में, 10 रुपीज़ में आपको मिलना शुरू हुआ, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि जो पेन हमारे लिए है ये बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है और सभी लोग इसको बाय यानी सभी लोग इसको खरीद नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, उसे कंपनी से ऐसा करिए, आप पेन की कीमत 6 रुपये कर दीजिए, आपका जो लागत 8 रुपये आ रहा है तो हम 2 रुपये आपको सब्सिडी दे देंगे, गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है। तो पेन आपको मिला तो 6 रुपये में पेन आपको शुरू हो गया, तो इसलिए क्या है, तो पेन की कीमत तो सब्सिडी मिलने पर कम हो गई और जब टैक्स लगा तो बढ़ गई। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब फैक्टर कॉस्ट में होता है तो हम इस क्या करते हैं, अगर टैक्स अगर माने कि इसमें 2 रुपये ऐड हुआ है तो 2 रुपये हम टैक्स माइनस कर देंगे, तो जो इसका फैक्टर था, जो इसका लागत था वो आ गया। अगर आप गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी दी हुई है तो हम क्या करेंगे, सब्सिडी इसमें मान 2 रुपये सब्सिडी दी तो 6 रुपये मिल रहा था, हमने सब्सिडी को ऐड कर दिया, 6 + 2 6 + 2 = 8 हो गया। तो क्या इसीलिए हम क्या करते हैं कि फिर उस साधन लागत प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट = नॉमिनल जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, जीडीपी जितना बड़ा होता है देश उतना ही बड़ा होता है, ये होता है, क्योंकि हमेशा जीडीपी के आधार पर ही देश की अर्थव्यवस्था गणना की जाती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, ये जीडीपी पे होता है। आप ग्रोथ कैसे देखते हैं, जैसे मानिए कि अगर आज आपका 100 है और आपकी जीडीपी अब बढ़ करके 107 हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि 7% जीडीपी ग्रोथ हुआ है। जैसे आप देखते हैं न्यूज़ में आता है कि इंडिया की जीडीपी इस समय इतनी है, इस टाइम इतनी है, इतने से की स्पीड से ग्रोथ कर रही है, चाइना की इतने ऐसे ग्रोथ कर रही है, तो यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस समय जीडीपी के आधार पे कौन सा देश, किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो जीडीपी के आधार पे सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो है USA अमेरिका की, जो फर्स्ट पे है। सेकेंड पे कौन है, चाइना है। थर्ड पे जापान, फोर्थ पे जर्मनी और फिफ्थ पे हमारी इंडिया है। तो जीडीपी के आधार पे जो हमारे भारत है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछा जा चुका है कि जीडीपी के आधार पे भारत कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो कितने नंबर की है, 5 नंबर की, जो कि पहले 6 नंबर की थी, अब बढ़ करके ये 5 नंबर की हो चुकी है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इंडिया की जीडीपी कितने डॉलर की है, तो इंडिया की जो जीडीपी है वो है $2.9 ट्रिलियन की। वैसे यूएसए की जीडीपी है
21.4 ट्रिलियन डॉलर की। चाइना कितने की? 14.1 ट्रिलियन डॉलर की। आप यहाँ पे मैं टॉप 10 की जो जीडीपी है मैं उसको यहाँ पे दिखा दिया हूँ आपको। यूएसए नंबर 1 पे है, चाइना 2 पे है, 3rd पे जापान है, 4th पे जर्मनी है, 5th पे इंडिया है, ऐसे 6th पे यूके। ऐसे आप टॉप 10 में दिया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मे भी पूछा जा सके आगे कि टॉप 5 जीडीपी वाले कौन सा है, आप इसको बताइए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन दिया रहेगा। हो सकता है मे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि टॉप 5 जीडीपी के आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है। आपके सामने ऑप्शन दे दे। ऑप्शन फर्स्ट है यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी। ऑप्शन सेकेंड दे दे यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया। ऑप्शन थर्ड दे दे यूएसए, चाइना, फ्रांस, इटली और ब्राज़ील। ऐसे ऑप्शन 4 भी दे दे, तब इसमें पूछेगा आप कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी दे दिया है आपको। ठीक है, अब जीडीपी के बाद आता है एनडीपी, जिसको हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद। आपको पता है जब फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाता है, जब कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगाई जाती हैं। जो कि मशीनें जब होती है, मशीनें लगाई जाती है तो कुछ सालों की उनकी लाइफ होती है और उसके बाद वो मशीनें ख़राब होने लगती हैं, अर्थात उस मशीनों में घिसावट होता है। ठीक है, तो जो आपके कंपनी के जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, जब मशीनें लगाते हैं तो उनसे बताया जाता है कि जो ये मशीन है वो 10 वर्ष तक चलेगी। तो कहेंगे क्या कि अगर आज हमारी मशीन की कीमत 100 रुपीज़ है तो अगर 10 साल तक चलेगी, यानी कि हमें हर साल इसमें से 10 रुपये निकाल करके रखना होगा कि 10 साल में हम क्या करेंगे, 100 रुपये फिर कलेक्ट कर लेंगे और जाकर दूसरी मशीन अपनी लगा लेंगे। अर्थात मशीनों में घिसावट होता है। तो वहीं जब हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन को अर्थात घिसावट व्यय को जब हम माइनस कर देते हैं तो जो भी निकलता है उसी को हम एनडीपी कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अर्थात कि जब जीडीपी से हम घिसावट व्यय को माइनस कर देते हैं तो जो भी निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनडीपी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया हूँ, मूल्य राशि इक्वल टू 1 साल के अंदर मशीनों व रुपये में होने वाली कमी, यही जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि देश के अंदर जो समस्त उत्पादन उसको हम जीडीपी कहते हैं। जैसे अगर आपके घर में आपके पापा और चाचा दोनों लोग जॉब करते हैं, जो आपके पापा जॉब करते हैं इंडिया में जॉब करते हैं, जो आपके चाचा जॉब करते हैं वो फॉरेन में कहीं पे है, तो आप कहते हैं, आपसे कोई पूछेगा कि आपके घर की इनकम क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि पापा की जॉब है 100 रुपीज़, तो 100 इनकम है हमारी, जो कि जीडीपी में ऐड हुआ। तो फिर आपके चाचा कहेंगे पैसे तो मैं भी घर पे भेजता हूँ, तो इनकम मेरा भी तो ऐड होना चाहिए ना। तो फिर उनकी इनकम को कहाँ ऐड किया जाएगा, इसी को हम किस में ऐड करते हैं, जीएनपी में ऐड करते हैं। क्योंकि जीएनपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये होता है जब किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उनके मूल्य के कुल योग को जीएनपी कहा जाता है। अर्थात अगर कोई यहाँ का कोई व्यक्ति विदेश में वर्क कर रहा हो या फिर इंडिया की कोई कंपनी फॉरेन में कोई आप वहाँ पे इस्टेब्लिश है, वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, तो जो उससे इनकम होगा उसके भी इनकम को ऐड किया जाता है, वो होता है जीएनपी में। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि देश के नागरिकों के, अगर कोई देश का नागरिक किसी दूसरे देश में आय को किसी दूसरे देश में अर्न कर रहा है मनी, तो उसकी इनकम को कहाँ पे ऐड करते हैं, तो कहाँ पे होता है, जीएनपी पे होता है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले रूप में हम कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी कहते हैं। जीएनपी में विदेशों से आने वाले आय को भी सम्मिलित करते हैं। ठीक है, Gross national product is the sum of the value of goods and services produced by the citizen of the country only, अर्थात केवल उस कंट्री के जो सिटीजन होते हैं उनके द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है उसको ऐड करते हैं। अर्थात यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि उत्पादन कर कौन रहा है, उत्पादन हो कहाँ पे रहा है, कभी भी हम इसे यहाँ पे नहीं निर्भर करता है। अर्थात एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन हो, अपने देश में हो या फिर किसी भी देश में हो, लेकिन अगर इस देश का नागरिक उत्पादन कर रहा है तो उसके इनकम को ऐड करेंगे और वो ऐड कहाँ पे होगा, जीएनपी में। अर्थात हम कह सकते हैं निकालना तो फॉर्मूले से जीएनपी इजकल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अर्थात हम कह सकते जीडीपी इजकल टू जीएनपी इजकल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस नेट आउटफ्लो प्लस नेट इनफ्लो।
अर्थात जो नॉमिनल जीडीपी होता है उससे हम क्या करते हैं, अगर कोई विदेश का व्यक्ति यहाँ पे आकर के आय अर्न कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर कोई यहाँ के व्यक्ति जाके विदेश में इनकम अर्न करना है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो इसी से हम निकालते हैं जीएनपी। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, वहाँ पे एक चीज़ कर तो क्या होता है, विदेशों से आने वाली आय। एम इजकल टू क्या होता है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित की गई आय, और वाई देश से विदेश में जाने वाली आय। इसलिए हम कहते हैं कि यदि एक्स इजकल टू वाई, अगर एक्स वाई के बराबर हो तो जीएनपी भी जीडीपी के बराबर होगा। क्योंकि अगर ये बताए कि विदेशों से जो आय आ रही है उतनी ही इनकम हमारे देश से विदेश में भी चली जा रही है, तो दोनों तो होकर जीरो हो गया ना। जैसे सपोज डैट अगर 100 रुपीज़ की इनकम हो रही है विदेशों से, जो हमारे वहाँ के नागरिक गए हुए जो सिटीजन्स वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ के फॉरेन के भी जो सिटीजन है 100 रुपीज़ इनकम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में कर रहे हैं, तो उसको तो हम माइनस कर दिए, तो 100 माइनस 100 इज टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिर जीडीपी इज टू क्या हो जाएगा, जीएनपी। ओके, अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे हमने एनडीपी को ज्ञात किया था, जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था तो एनडीपी आ गया था, जो शुद्ध आया था, नेट आया था। वैसे ही जब हम जीएनपी से जो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को अर्थात ह्रास मूल्य को या घिसावट व्यय को माइनस कर देते हैं, तो वो होता है एनएनपी। और एनएनपी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। अर्थात मैंने यहाँ पे दे भी दिया है, जब एनएनपी की गणना उत्पादन लागत साधन अर्थात फैक्टर कॉस्ट मूल्य पर करते हैं उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे, ठीक है, और ऑप्शन दिया रहता है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनएनपी हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस हमेशा क्वेश्चन पूछे तो वहीं जाते हैं, बट उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। और स्टूडेंट्स जो कहते हैं सर आपने पढ़ाया था बट वहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया, मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन तो पूछा गया है लेकिन आपने उसे ध्यान से पढ़ा ही कहाँ। क्योंकि होता क्या है, जब तक आप उसे डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक आप कैसे जानोगे। आप थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लिए, अच्छा जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, आपने जाना, परिभाषा रट लिया, हो गया। अब परिभाषा रटो नहीं, इसे समझो ध्यान से, जब समझोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि होता क्या है, एनएनपी भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों पे ही गणना की जाती है। और जो फैक्टर कॉस्ट होता है हमेशा उसी पे नेशनल इनकम होता है, अर्थात जो एनएनपी-एफसी होता है, जो फैक्टर कॉस्ट होता है हमेशा उस पे नेशनल इनकम को ऐड किया जाता है। एनएनपी-एफसी हम निकालते कैसे हैं, एनएनपी-एफसी निकालने के एनएनपी-एमपी अर्थात नेशनल जो एनएनपी जो मार्केट प्राइस से क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके सब्सिडी को ऐड कर लेते हैं, उसी को हम एनएनपी-एफसी कहते हैं और इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्न में से नेशनल इनकम किसको कहेंगे, और ऑप्शन क्या रहेगा, एनएनपी-एमपी, एनएनपी-एफसी, एनएनपी और जीएनपी। तो फिर आप क्या कहोगे, या फिर एनडीपी दे देगा। तो आप एनडीपी सबसे मैक्सिमम लोग जानते हैं यार, एनडीपी से ऐड करते हैं, लेकिन होता क्या नहीं, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा एनएनपी-एफसी। अर्थात जब हम फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी की गणना करते हैं तो वही होता है आपका नेशनल इनकम। मैंने देखिए नीचे यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं। फिर अब देखते हैं कि पर्सनल इनकम क्या होता है। पर्सनल इनकम होता है देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय को व्यक्तिगत आय करते हैं। अर्थात जो देश की जनता है जो एक वित्तीय वर्ष में जो भी आय प्राप्त करती है उसी को हम व्यक्तिगत आय कहते हैं। और फिर लास्ट जो होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कितनी है, इसी से हम देखते हैं कि देश में गरीबी कितनी है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जो भी राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भी भागफल आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय करते हैं। अर्थात जो भी देश की जो भी आपका नेशनल इनकम आया उसी से हम क्या कहते हैं, देश की जनसंख्या से भाग दे देते हैं, जो भी आता है वही होता है आपका पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। ये क्वेश्चन का ये पूछा जा चुका है। तो हम क्या, मैंने फॉर्मूला भी दे दिया, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय भाग देश की कुल जनसंख्या। तो हम कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको मैंने आज जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। और हाँ, ये चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से आप लोग इसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसको देखने से पहले आपको जो इसका मैंने पार्ट 1 वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया उसको ज़रूर देखिएगा। जब तक आप दोनों नहीं देखेंगे तब तक ये लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको मैंने आज जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मैं रख रहा हूँ। धन्यवाद।